यानी हमारे 5 इकॉन्स में से एक 1/5 पशुपालन है। इतना महत्वपूर्ण प्रोफेशन अगर हमारा है तो हमको कॉम्प्लेक्स रखने की कोई आवश्यकता नहीं। समाज आज भी थोड़ा कम समझता है। वैसे भी नागपुर में अपना कॉलेज जरा एक तरफ पहले से है और ऊंची पहाड़ी पर है, चढ़ने का कष्ट लोग करते हैं। तो हम यहाँ एक लेबोरेटरी एनवायरमेंट में रहते, उसका लाभ भी है, उसके नुकसान भी है। हमारा जाकर मिलना जरा कम होता है। ऐसे ही कुछ रहा होगा सर्वत्र, परंतु अपने व्यवसाय का महत्व हम तो जानते हैं। हम अपने व्यवसाय को प्रामाणिकता से, अपने व्यवसाय से देश का वैभव कैसे बनता है वो दिखाएं। हमारी ये नियत अगर है तो बाकी सब आ जाएगा। वैसे ये ठीक ही किया है कि सरकार के मंत्री यहां पर है तो आपने मांगे रखी और वो स्वयं पशु वैद्य शास्त्र जानते हैं, पशु चिकित्सक है, इसलिए उन्होंने वो मान ली। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए थोड़ी अब पहले हमारा कॉलेज जो हटमेंट्स में चलता है, हटमेंट्स है अंग्रेजी में, हिंदी करेंगे तो झोपड़ी होगा, लेकिन उन झोपड़ियों में से ही जो छात्र निकले उनके कारण ही इतना बड़ा विस्तार हुआ है कि यूनिवर्सिटी बनी। तो ताकत और कुव्वत तो अपने में है, वो हमको खड़ी करनी चाहिए। और इस कॉलेज में तो कम से कम मैंने अनुभव किया है कि इसका प्रयास हुआ और उसके फल भी मिले। हम लोग ऐसे बने, क्या कारण था? एक तो हमारे साथ जो उस समय 4 वर्षों को जो छात्र यहाँ थे, उसमें कितने गुणवान छात्र थे। जब पहले हम नागपुर यूनिवर्सिटी में थे तो नागपुर यूनिवर्सिटी की 7 की कबड्डी टीम में तीन पहले वेटरनरी कॉलेज के विद्यार्थी। मैंने बताया कला क्षेत्र में सर्वत्र अपना नाम गूंजता। फुले देशपांडे की पुस्तकों का एकपात्री प्रयोग करने वाले केवल कॉलेज में नहीं अन्यत्र भी, यहां तो छात्र थे, हम सबके लिए फ्री करते थे, बाहर पैसा लेके करने वाले हमारे साथ। 3 अंकों वाला संपूर्ण नाटक प्रतिवर्ष एक नया, वो हमारे जमाने में हो, उसके पहले भी बहुत हुए, बाद में भी हुए, यहां होते थे। सब क्षेत्रों में गति रखने वाले लोग यहां थे, उसका बड़ा लाभ हुआ। संगति से व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व तीनों कैसे विकसित हुए। और उसके बाद हमारे जो प्राध्यापक वर्ग था, केवल प्राध्यापक वर्ग नहीं था, वो एक तरह से हमारा पालक वर्ग था। आज एनाटॉमी डिपार्टमेंट देखने के लिए गया था, वहां हवालदार सर का फोटो लगा, तो हमको बताया कि इन्होंने आपको सिखाया ऐसा, यहाँ पर बताया गया। वो हवालदार सर हमारे हॉस्टल के भी वार्डन और बहुत धाक थी उनकी। मैंने उनकी एक बुलेट मोटरसाइकिल थी, लाल मोटरसाइकिल, उसका आवाज आया हॉस्टल के बाहर कि इधर उधर के सब छात्र अपने अपने कमरे में जाके सीसन की एनाटॉमी खोल के बैठे। वो कब किस कमरे में जाएंगे और किसको देखेंगे पता नहीं, इतनी धाक। भोजन के लिए कुछ कंप्लेंट वगैरह है तो आते थे उनके और कहते थे, राम गोपाल यार दाल लेंगे आप, 1 गिलास दाल, जिसका कंप्लेंट है उसके सामने बैठ के पी जाते थे। कहते थे ठीक तो है, आपकी क्या कंप्लेंट है? वो कहता कोई कंप्लेंट नहीं। ऐसी उनकी धाक थी, परंतु एक हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी की चिंता भी वो वैसे करते। परिणाम क्या था? रिटायर होने के बाद शायद हम लोग 3rd ईयर में थे, मुंबई में गए थे एजुकेशनल टूर पर, और किसी कारण मुलुंड स्टेशन पर हमको आना पड़ा लोकल के लिए। प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और थोड़ा इधर उधर देखा तो सामने के प्लेटफॉर्म पर हवालदार सर खड़े हुए। तो जो हम 20-25 छात्र प्लेटफॉर्म पर आए थे, एक चिल्ला, अरे हवालदार! हम सब लोग दौड़ते हुए पुल पर चढ़ के गए और उनको जाके दिए। और ये बिल्कुल स्वाभाविक था।
हमारे सभी प्राध्यापक ऐसे थे। हमारा सेमिनार किया गया इस कॉलेज में और क्या क्या प्रगति होने चाहिए। सेमिनार आयोजित प्राध्यापकों के द्वारा किया गया, लेकिन वो केवल रिसोर्स पर्सन के नाते थे, बाकी सारा कंडक्ट हमारे हाथ में। और टेक्निकल कॉलेज हमारा, उसमें मार्क्स तो हमारे प्रोफेसरों के हाथ में। एक ही कॉलेज है, यही से पेपर निकलना है, यही उसकी जांच होनी है, हम सब लोग जानते हैं। परंतु उस सेमिनार में अगर हमने कहा कि आप लोगों में ये सुधार होना चाहिए, तो उसको नोट किया गया और उसकी दखल ली गई। यानी इतना रिश्ता था कि हम ऐसी भी बातें बता सकते थे। और इसलिए हमारे वो प्राध्यापक वो हमारे सदा के लिए गुरुजन है। मैं कभी भी मिलता हूं उनको, मैं नीचे झुककर ही नमस्कार करता हूं। तो उन्होंने केवल हमको टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई, वेटरनरी साइंस नहीं पढ़ाया, उन्होंने हमको जीवन पढ़ाया, जीवन का सामना कैसे करना पड़ा है, हिम्मत दी। मुझे लगता है कि वो अगर परंपरा है तो वो आज भी चलती होगी। इसका हमको सहारा है। हमारा शास्त्र हमको जीवन के लिए तैयार करता है। जिस परिसर में हमको वो शास्त्र प्राप्त हो रहा है, उस परिसर की इस आत्मीयता की संबंधों की परंपरा है। और इसलिए इस शास्त्र का उपयोग केवल आजीविका के लिए हमको नहीं करना है, वो तो होगी। जीना ये कोई समस्या नहीं थी। अनपढ़ लोग भी जैसे तैसे संघर्ष कर बिल्डिंगें बनाते, चुनकर भी आते, कभी हम पर राज्य नहीं करते। जीना ये समस्या नहीं रहती, वो तो हिम्मत पर निर्भर करते, वो यहां मिल रही, उसका उपयोग करके हम जिएंगे। जीने के साथ सब लोग जी सके ऐसा वातावरण उत्पन्न करेंगे हमारे देश के प्रति हमारा उपयोग। ये अगर हम रखते हैं तो ये साधन अपने आप चले आएंगे। हमारे पास कुछ साधन नहीं उस समय, लेकिन फिर भी हम नागपुर के अव्वल कॉलेजों में थे। शास्त्र तो हमारा अपना था। बाकी सब मामलों में नागपुर में कंपटीशन 3 कॉलेजेस थी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, वेटरनरी। और पहले 2 में या तो पहला या दूसरा हम आएंगे, किसी एक को काट के हम पहले 2 में जाएंगे, निश्चित। ये आत्मविश्वास लेकर हमको जाना और आवश्यकता बहुत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस देश के योगक्षेम पर सर्वंकष परिणाम करने वाला अपना व्यवसाय, अपना शास्त्र है। बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। जैसे अपनी गाय है, देशी गाय, देशी गाय में बहुत सारी बातें हैं। उस समय भी हमको हमारे प्राध्यापक बताते थे, लेकिन शास्त्र में नहीं था, सिलेबस में नहीं था। तो सिलेबस सिखाने के बाद वो बताते थे, देखो भाई, अपने यहाँ देशी गाय का विचार केवल दूध के लिए नहीं होता, गोबर गोमूत्र के लिए होता है, और किसान के अर्थतंत्र का वो आधार है। ये हमको यहीं पर बताया गया, लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस बताया। लेकिन अब तो खुली हो गई बात। ब्राजील सरकार का एक मैनुअल मैंने पढ़ा, उन्होंने गिर गाय को अपने देश में प्रचलित कर दिया है और 1736 पैरामीटर्स का उन्होंने परीक्षण किया है। उन सब में गिर गाय दुनिया में सेकंड। ये A1 और A2 दोनों प्रकार का कंटेंट केवल देशी गाय के दूध में मिलता है। क्यों मिलता है? एनाटॉमी में कौन सा फर्क है, फिजियोलॉजी में क्या फर्क है जो बाकी गायों में नहीं मिलता, देशी गाय में मिलता है? रिसर्च होनी थी, क्योंकि ठीक है अनुभव है अथवा परंपरा है, इसलिए हम मानेंगे, लेकिन दुनिया तो नहीं मानेगी। दुनिया के सामने रोकड़ा तथ्य रखना पड़ेगा। कौन खोजेगा? कल देश की प्रतिष्ठा बननी है तो देश के जल जमीन जंगल जानवर की प्रतिष्ठा बननी चाहिए और जन की भी बननी चाहिए। जो जन अपने जल जंगल जमीन जानवर की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, वो जन दुनिया में भी प्रतिष्ठित है। और प्रतिष्ठाएं केवल घोषणाओं से नहीं बढ़ी, उसके लिए रिसर्च चाहिए।
आदमी अपना ऐसा बने, प्रतिष्ठित बने, इसलिए उसके अर्थतंत्र को मजबूत बनाना है तो 65% आदमी किसान है और उसमें से अधिकांश कम पानी वाले छोटी जमीन पर खेती करने वाले किसान है, उनके पास अपना शास्त्र जाना पड़ेगा। एक्सटेंशन की भी बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता। और हम पशु चिकित्सा व्यवसायी अगर उद्यम नहीं करेंगे तो ये बातें संभव नहीं है। मुझे बड़ा आनंद है, मैं जब पढ़ता था तब हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंग थे, उसमें कोई अपमान की वगैरह बात नहीं है, कृषि का अंग है पशुपालन। परंतु अब हमने अपने कर्तृत्व से उसका व्याप इतना बढ़ाया है कि हम एक अलग यूनिवर्सिटी बन गए। उनके साथ रहने में दिक्कत नहीं है हम लोग, परंतु अब व्याप इतना हो गया कि तो करने पड़ेंगे। ये हमारे कर्तृत्व के कारण, ये कर्तृत्व इस कॉलेज के प्रशिक्षण में, यहाँ के वातावरण में आप सब लोगों का ऐसा ही फले फूले और देश को बड़ा करें। और आज की एलुमनी मीट पर आपने हम 3 लोगों को सैंपल के नाते सामने बिठाया है। उस समय के एलुमनी मीट में इतने सब लोगों को बिठाने वाला स्टेज बनाना पड़ेगी, ये स्थिति आए तो आप सबको मैं देता हूं और फिर एक बार आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त। Let's have a standing ovation to Dr. Mohan Bhagwat once again for his wonderful guidance. So friends, दोस्तों हम स्वागत करते हैं नीतीश भारद्वाज जी का। और जैसा कि बहुत देर से नीतीश जी को हम सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन उनसे बातें करने, उनकी आवाज़ सुनने, उनके विचार सुनने की बहुत देर से हम लोगों की ख्वाहिश है और हम सब भोजन करके फिर यहाँ पर एकत्रित आए हुए हैं। सो नीतीश जी, फ्यू वर्ड्स फॉर दिस ब्यूटीफुल गैदरिंग। नमस्कार। मनोज जी ने अभी कहा कि I happen to be an actor who, I am an actor who happens to be a veterinarian. मैं करेक्ट करना चाहूंगा, I am a veterinarian who happens to be an actor. और जो मेरी वेटरनरी की ट्रेनिंग है, सुबह पूजनीय मोहन जी ने भी यही कहा, ये जो तालीम है, ये जो ट्रेनिंग है, ये बहुत कुछ सिखाती है। और एज एन कैरेक्टर का मुझे पहले पोस्टमार्टम करना पड़ता है। वो पोस्टमार्टम मुझे वेटरनरी साइंस ने सिखाया। साइंस की शिक्षा जो है वो आपको एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंड देती है और किसी भी पात्र को निभाने के लिए उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो यदि कुछ बोलता है तो क्यों बोलता है, ये सब जानना आवश्यक होता है। उसके विषय में विचार करना आवश्यक होता है और वो विचार करने की क्षमता मुझे साइंस यानी वेटरनरी साइंस की शिक्षा ने दी। इसलिए मैं सबसे पहले तो वेटरनरी फील्ड का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपको अभी नीतीश जी नहीं डॉक्टर साहब ही कहूँगा, बिकॉज वो बहुत करीब का लगता है। जैसा आपने कहा कि यू आर अ वेटरनरियन एंड यू बिकेम एन एक्टर, तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे कि एक विद्यार्थी मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये एजाज भाई वगैरह सब इतना अच्छा वातावरण बना हुआ था, तो हम लोग कुछ सीरियस बात करके इस वातावरण का भंग ना करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भंग नहीं होगा, बिल्कुल भंग नहीं होगा। नाचना चाह रहे हैं लोग, वो तो सर आपका नाम सुन के ही नाचने लगे थे जब उनको पता चला कि आप आ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता था, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दोज हु आर सिटिंग हियर, कि आपने वेटरनरी कॉलेज बॉम्बे में एडमिशन ली, वहाँ से आप डॉक्टर बने, और ऐसा क्या हुआ कि आप प्रोफेशन छोड़ के एक्टर बने, यानी कि एक्टिंग की लाइन में चले गए? वेदर इट वाज प्री प्लान्ड, यू हैड द एम्बिशन, और बाय फ्लूक, बाय एक्सीडेंट यू
अचीव योर करियर? व्हाट 1979 में मैंने 2 वेटरनरी कॉलेजेस में एप्लीकेशन दिया था। एक बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज, उसका नाम तब बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज था, हाँ, मुंबई नहीं था। और दूसरा था नागपुर वेटरनरी कॉलेज। क्या बात! एडमिशन मुझे दोनों जगह मिल गई। मैं नागपुर आना चाह रहा था, लेकिन ब्राह्मण परिवार की मेरी माताजी, उन्होंने इस पुत्र को बॉम्बे से दूर नहीं भेजा। मैंने बहुत हट किया कि मुझे बॉम्बे छोड़ के जाना है, नागपुर के कॉलेज में एडमिशन मिली है, मुझे वहां जाने दो, लेकिन नहीं जाने दिया, वरना मैं आज यहाँ का एलुमनाई होता। दुर्भाग्य हमारा, लेकिन सौभाग्य हमारा कि आप उपस्थित हैं। पर मुझे सौभाग्य मेरा कि मैं वेटरनेरियन हूँ, और जहां भी पूरे देश में जाता हूँ तो वेटरनेरियंस मिलते हैं। वो किसी एक कॉलेज के एलुमनाई की हैसियत से नहीं मिलते, इस क्षेत्र का मैं हूँ, और उस आस्था से, उस आत्मीयता से वो मुझे मिलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। Then how I became an actor? मैं वेटरनरी क्षेत्र में मैं आया था। मेरा जो आकर्षण था वो था घोड़े। अमूमन लोग जो है वो या तो बोवाइन प्रैक्टिस में जाते हैं, या मुंबई में जितने लोग एडमिशंस लेते हैं वो स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में जाते हैं। कुत्तों का उनको बहुत प्यार होता है, कुत्तों के विषय में, बिल्लियों के विषय में। लेकिन मेरे मन में आकर्षण बचपन से घोड़ों के विषय में रहा। तभी मैं हॉर्स राइडिंग करता था, टेंट पेगिंग करता था। जो मेरा अपना जो घोड़ा था चेतक, उसको खाना खिलाना, उसको पूरा नहलाना, वो सब मैं किया करता था। और मैं प्री फाइनल ईयर से लेकर ग्रेजुएशन के 1 वर्ष उपरांत तक मैंने बॉम्बे रेसकोर्स में डॉक्टर अरविंद गोडबोले थे, उनका मैं असिस्टेंट था। उस रूप में मैंने काम किया बॉम्बे रेसकोर्स में। लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि उनकी अनबन हो गई क्लब के साथ, रॉयल वेस्टर्न इंडिया टफ क्लब, और वो मुंबई छोड़कर कलकत्ता चले गए, एंड आई वाज जॉबलेस। और मुझे किसी ने काम नहीं दिया, जबकि वो जानते थे कि मैं अकेला असिस्टेंट वेटरनेरियन था बॉम्बे रेसकोर्स में, जो ऑयल बेस्ड इंजेक्शन्स, आयरन इंजेक्शन्स भी देने की क्षमता रखता था। अदरवाइज घोड़े के यहाँ पर ऐसे पूरा मराठीमध्ये त्याला टिंगूळ म्हणतात ना, तसं ऐसे आता है, पंप आता है। बट आई वॉज गुड एट इट। उसके बावजूद मुझे काम नहीं मिला। तब जाके मैंने सोचना शुरू किया कि अब क्या किया जाए। तो जो मेरी हॉबी थी एक्टिंग, बचपन से हॉबी थी, उसको मैंने सोचा कि इसमें कुछ करना कैसा रहेगा। तो माता पिता ने कहा कि भाई तुम्हारा कोई इसमें गॉडफादर नहीं है, हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तुम सोचो अपने आप को क्या करना है। एप्लीकेशंस भी करता रहा, स्टड फार्म्स के ऊपर काम मांगता रहा, लेकिन साथ में बॉम्बे दूरदर्शन पर न्यूज रीडिंग भी करता रहा, अनाउंसमेंट्स भी करता रहा। तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया था बॉम्बे दूरदर्शन में। और यहाँ एक महोदय हैं जो आमची माती आमची मानसे एक प्रोग्राम आता है, उसमें उसके माध्यम से मैंने शुरुआत की। मैं बॉम्बे में न्यूज रीडर बन पाया दूरदर्शन में। तो वो चलते चलते यहाँ पे काम नहीं मिला, और वहां से मुझे दूरदर्शन पर फिर सही परांजपे ने देख लिया न्यूज देते हुए, और पहला कमर्शियल नाटक मुझे मिला। उन्होंने ऑफर किया, विनी परांजपे को वो लॉन्च करना चाहती थी, तो वो नाटक था सोयरीक, मराठी नाटक था। 84 दिसंबर में उसका शुभारंभ हुआ, और उसके बाद फिर मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने ये तय कर लिया कि मैं इसी क्षेत्र में रहूंगा, वेटरनरी। नितिन जी, एक चीज मैंने आपके साथ इसके पहले भी हमारी मुलाकात हुई, इसके पहले भी काफी बातचीत हुई। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने ये देखा है कि आपको जो कृष्ण का किरदार महाभारत सीरियल जब बनी थी उस समय किया गया, तो ये सिर्फ आपका चेहरा मोहरा कृष्ण के समान मिलता जुलता हो, ऐसा उन्होंने देखा तो होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपकी सोच, आपकी स्टडी, या कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की उस आइडियोलॉजी के साथ में बहुत सी बातें जुड़ती हैं। ऐसा मैंने बहुत मार्क किया है। आप क्या कहेंगे? या आपने बाद में पढ़ाई की इसकी, या नहीं? पढ़ाई तो बचपन से ही थी। देखिए, हमारा परिवार एक ब्राह्मण परिवार है। मेरे पिताजी एक प्रतिष्ठित वकील थे, मेरी माताजी मराठी और संस्कृत लिटरेचर की, साहित्य की अध्यापिका थी मुंबई के विल्सन कॉलेज में।
और ज्ञानेश्वरी और गीता में उन्होंने डबल पीएचडी की थी। तो बचपन से ही ज्ञानेश्वरी और गीता का मराठी में एक शब्द है बाळकडू, तो जैसे बाळकडू आहे गीता ज्ञानेश्वरीचं ते मला लहानपणापासून मिळाले। सो ये, और माताजी जो कि अध्यापिका थी, घर में उनकी अपनी लाइब्रेरी थी और मराठी में ऐसा साहित्य मैंने बचपन से ही पढ़ रखा था, जैसे दुर्गाबाई भागवत जी का लिखा हुआ व्यास पर्व है, या स्वयं महाभारत के 18 खंड हमारे घर में थे, आज भी वो मेरे पास हैं माताजी की विरासत के रूप में, या ययाति ईसा खांडेकर, कई सारी ऐसी किताबें हैं जो बाल कृष्ण चरित्र, इरावती कर्वे जी का की किताब तो बहुत ही फेमस है, जिसमें उन्होंने एनालिसिस किया है, समीक्षा की है। तो ये सारा मैंने इतना बचपन से पढ़ा हुआ था और इतिहास के प्रति आकर्षण था, तो महाभारत रामायण सब पढ़ रखा था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गीता, ज्ञानेश्वरी, इतिहास, इस सब की परिणति कहीं पर होनी थी, तो ये प्री ऑर्डेन्ड होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने तो सोचा नहीं था कि कभी मैं कृष्ण का पात्र निभा सकूंगा, जबकि जब ये मुझे मिला भी था तो मैंने पहले चोपड़ा जी से कहा था कि मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना है।